हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर रेखा यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है 10th क्लास के सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। यूँ तो पावर शेयरिंग पढ़ने में कुछ बोरिंग सा लगता है और समझने में भी बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आज हम इसको कुछ नए टेक्निक्स और इंटरेस्टिंग तरीके से इस तरह से पढ़ेंगे कि यह बोरिंग चैप्टर भी हमें इंटरेस्टिंग लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। तो पावर शेयरिंग का अगर बेसिक आइडिया के बारे में हम देखें तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल है जिसमें क्या किया गया है कि पावर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये ट्रांसफ़र क्यों किया गया है? क्योंकि पावर के साथ साथ में उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको अपने काम करने का जो कुछ वर्क दिया गया है वो अपने वर्क को पूरा कर सकें। नेक्स्ट, an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of democracy. डेमोक्रेसी की डिज़ाइन की अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी का एक आइडल तभी बनेगा जब पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पूरी तरह से बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाए। मोर इम्पोर्टेंटली, पावर शेयरिंग इंश्योर वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अब जब पावर सब में डिवाइड हो गई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, तो पावर का पार्टिसिपेशन लोगों का लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा बनेगा और लोग आगे बढ़कर आएंगे, जिससे कि ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सक्सेस हो सकेगा। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेल्जियम देखेंगे। द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। स्मॉल कंट्री इन यूरोप, पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़, shares borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg। अब इसका एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम देखते हैं कि किस तरह से इसका एथनिक कंपोजिशन है। यहाँ पर ये मैप जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेल्जियम का मैप है। इस मैप में जो येलो पार्ट है वो येलो पार्ट है यहाँ पर फ्लैमिश रीजन, और इस फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकिंग यानी डच बोलने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 59% है। और ये रेड पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है वो रेड पार्ट वलोनिया रीजन है, और वलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। ये रेड और ब्लू लाइन के साथ में जो नज़र आ रहा है छोटा सा पार्ट, यहाँ पर 1% जर्मन बोलने वाले लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक आपको डार्क येलो में नज़र आ रहा है, ये ब्रुसेल्स है यानी कि कैपिटल है बेल्जियम की। इसकी सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर 80% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है और जबकि 20% डच स्पीकिंग पर्सन रहते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन इन ब्रुसेल्स में किस तरह से पॉपुलेशन का कंपोजिशन है कि डच वर मेजोरिटी इन कंट्री बट द माइनॉरिटी इन कैपिटल। कि डच मेजोरिटी कहाँ पे आ रही है, उनकी कहाँ पे शो कर रही है, पूरे कंट्री में, क्योंकि पूरे कंट्री में 59% डच है, जबकि ब्रुसेल्स में ओनली सिर्फ 20% ही डच लोग रह रहे हैं, माइनॉरिटी में है। फ्रेंच की अगर हम बात करें तो फ्रेंच की सिचुएशन क्या है कि फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल विच वॉज द रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग इन कम्युनिटी। कि डच जो है बहुत ही पावरफुल हैं, रिच हैं, लेकिन डच स्पीकिंग की जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो उनको इतना लाइक नहीं करते हैं। अब लाइक ना करने का रीज़न क्या है यहाँ पर? क्योंकि सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो कंपोजिशन है बहुत ही अपोजिट है, और फ्रेंच जो है डोमिनेट कर रहे हैं डच पर, इसीलिए उनके साथ में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। इन 1950s 60s टेंशंस बिटवीन these communities were several in Brussels। अब वहाँ पर क्या है कि 1950s और 60s में जो टेंशंस हुई इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सीवियर हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्रुसेल्स में, और ये बहुत ज़्यादा बार होने लगा था। अब तरीका क्या निकाला गया? तरीका निकाला गया अकोमोडेशन इन बेल्जियम में एक अकोमोडेशन किया गया दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों ने, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। इस कारण से कि बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country।
उसी कंट्री में अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बदला गया, 1970 से लेकर 1993 के बीच में लगभग 4 बार बदला गया ये, और जिससे कि और इस तरह से बनाने की कोशिश की गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आए वो सबके लिए बहुत अच्छा बन लेकर आए। नेक्स्ट, बेल्जियम वर्कड आउट अ फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993 विच मेड क्लियर कट अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया? 1993 में, जो कि क्या दे रहा है? क्लियर कट अरेंजमेंट दे रहा है पावर शेयरिंग के लिए, जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सकें। अब उन्होंने जो अपनाया उसको नाम दिया गया बेल्जियम मॉडल्स। इस बेल्जियम मॉडल्स के कौन कौन से एलिमेंट्स थे अब हम इसमें देखते हैं कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, स्पेशल legislations are made with the consent of majority of members from groups। अब कोई भी सिंगल कम्युनिटीज़, कोई भी डिसीजन लेने में कोई सिंगल कम्युनिटीज़ का अपना कंट्रीब्यूट नहीं होगा। कैसे होगा? इसके लिए क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स की संख्या बराबर बराबर रखी गई, यानी इक्वल नंबर रखे गए उनके। और स्पेशल लेजिस्लेशन जो बनाए जाते हैं उसके लिए दोनों ग्रुप के मेंबर्स की मेजोरिटी को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएंगे, यानी कि दोनों की सहमति होगी तभी वो स्पेशल लेजिस्लेशन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ ग्रुप्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंटली काम करेगी। इतना इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। और क्या ब्रुसेल्स सिटी में क्या सिचुएशन रखी गई कि वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई दोनों ही ग्रुप से, जहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि अपना काम करेंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट में भी ये सिचुएशन बिल्कुल अलग कर दी गई। नेक्स्ट, a third kind of government called the community government exercises jurisdictions over linguistics, educational and cultural matters. This government is elected by the people of the same community, only Dutch, French and the German speaking, irrespective of their place of living. अब तीसरी तरह की क्या गवर्नमेंट बनाई गई? तीसरी तरह की जो गवर्नमेंट बनाई गई उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। और कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने ही जुरिडिक्शन में रहकर काम करेगी, यानी कि वो उसे लिंग्विस्टिक में, एजुकेशनल पर, कल्चरल मैटर्स पे लॉ बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब ये गवर्नमेंट कौन चुनेगा? ये गवर्नमेंट वहीं के लोगों के द्वारा, यानी वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग हो। इस तरह से अपने ही प्लेस में रहने वाले लोग अपने ही प्रतिनिधि चुनेंगे जो कि उनके द्वारा काम किए जाएंगे। Therefore, Belgium has served as a complicated yet successful example of power sharing. It helped to avoid civic strife between two major communities. अब बेल्जियम मॉडल जो देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसने बहुत ही सक्सेसफुली काम किया पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल में। अगर पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत ही सक्सेस रहा है ये बेल्जियम मॉडल। और इसने क्या किस बात को हेल्प किया? इसने दोनों कम्युनिटी के बीच में जो सिविक स्ट्राइफ हो रहे थे, जो झगड़े लड़ाई हो रहे थे, उसको दूर करने में मदद की और बहुत ही ज़्यादा किया। तो हम बेल्जियम मॉडल को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बेल्जियम मॉडल में सबसे पहले हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटी के मिनिस्टर्स की संख्या बराबर रखी जाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो। सेकंड हमने क्या देखा? स्टेट गवर्नमेंट एक सेपरेट गवर्नमेंट की तरह काम करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। और थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट लोकल लेवल पे चुनी जाएगी और लोकल लेवल के द्वारा ही उनको सारा काम करेगी। तो ये था हमारा इस वीडियो में जिसे मुझे आपको बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको श्रीलंका के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।